हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। आज की वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो आपको टीयर 2 देना है, 19 का जो टीयर 2 आपको देना है, उसके लिए आपको मैं बता रहा था कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके लिए निबंध लेके आऊँगा। तो उसी श्रृंखला में मैं योगा पर निबंध ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाया हूँ भूस्खलन समस्या समाधान। बाढ़ पर हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, डाल चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। बाढ़ पर हम डाल चुके हैं तो आप उसको ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। इसको भी हम पूरा पहले बताते हैं आपको कैसे कैसे हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम रूपरेखा देखेंगे। ये आपको वहाँ लिखनी नहीं है, अगर आप चाहो लिख भी सकते हो, लेकिन क्योंकि वहाँ वर्ड्स लिमिट होती है तो वहाँ लिख नहीं सकते। लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि मैंने आपको क्या क्या दिया है, इसमें कैसे समझाया है, उसके लिए दिया है। अगर आप वहाँ बना भी सकते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर आप एग्जामिनर को आगे ही बता दें कि मैंने इस चीज़ के बारे में ऐसे ऐसे लिखा है, तो एग्जामिनर वहीं मूड एग्जामिनर का पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि यहाँ आपने पहले भूमिका भी बनाई है, इसके अलावा फिर तुमने ये भी बताया कि भूस्खलन क्या है, फिर उसके बाद तुमने मूल प्रसंग का थोड़ा सा विस्तार किया। इसमें प्राकृतिक कारण बताए भूस्खलन के, फिर मानव जनित कारण बता दिए आपने, फिर उसके प्रभाव भी बता दिए आपके कि आपके भूस्खलन के प्रभाव क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपने रोकथाम बता दी है, फिर उसके बाद आपने उपसंहार में निष्कर्ष भी बता दिया। ये पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसमें पूरा हम आप सबसे पहले आपको भूमिका बताएंगे, फिर भूस्खलन क्या होता है वो भी बताएंगे। इसके अलावा आपको हम बताएंगे मूल प्रसंग का विस्तार, जैसे प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण, प्रभाव, रोकथाम, फिर उसके बाद निष्कर्ष। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और हमसे जुड़े रहना है। डेली शाम के 7 बजे, मे बी 7 बजे के बाद ही आपको वीडियो हमारी डेली मिलेगी, डेली ही मिलेगी। मैं पहले जो अपना सोशल है, मतलब सोशल इशू से जितने रिलेटेड चीज़ें हैं उनको उठाएंगे, और प्राकृतिक अभी नेचुरल डिजास्टर पढ़ा रहा हूँ मैं सभी, तो नेचुरल डिजास्टर में इसके बाद हम और भी चीज़ें लाएंगे। तो नेचुरल डिजास्टर कंप्लीट करने के बाद सोशल इशू पर जो भी आप बोलेंगे वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सोशल इशू पर जो भी आप बोलेंगे वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ किसकी, भूमिका बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, भूमिका बनाएंगे सबसे पहले। भूमिका में क्या लिखा है, मानव और प्रकृति का मानव मानव और प्रकृति का हमेशा से सौहार्दपूर्ण और एवं सहयोगात्मक संबंध रहा है। ठीक है, जब तक प्राकृतिक उपादानों का विकास नहीं होगा, यहाँ थोड़ी होगा डंडा की डंडा होगा, तब तक मानव विकास संभव नहीं है। प्राचीन काल से ही प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। कभी कभी यह परिवर्तन मानव के लिए अहितकर हो जाता है, और जब प्रकृति अपनी विनाशकारी स्वरूप प्रकट करती है तो वह मानव के लिए आपदा बन जाती है। तो हमने अभी यही, अब पहले हमने जो डाला था, हमने ये बताया था आपको मानव जीवन और आपदा। तो मैंने मानव जीवन और आपदा आपसे पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ पे मैंने, आपने जो बोला, आपने जो अपना रूपरेखा तैयार की, उसमें आपने सबसे पहले मानव जीवन के बारे में मानव और प्रकृति के बारे में संबंध बताया, तो आपने बता दिया। क्या बताया आपने, फिर से एक बार बोल देता हूँ। मानव और प्रकृति का हमेशा से सौहार्द एवं सहयोगात्मक संबंध रहा है। जब तक प्राकृतिक उपादानों का विकास नहीं होगा तब तक मानव विकास संभव नहीं है। प्राचीन काल से ही प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। कभी कभी यह परिवर्तन मानव के लिए अहितकर हो जाता है, और जब प्रकृति अपनी विनाशकारी स्वरूप प्रकट करती है तो वह मानव जीवन के लिए आपदा बन जाती है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ऐसा ही लिखना है, अगर जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा आप लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छी मार्किंग होगी वहाँ पे, क्योंकि आप ऐसा लिखेंगे तो मतलब आप एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले आपने भूमिका बनाई तो भूमिका बहुत अच्छी बनी, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ हम बताएंगे रीजन। सबसे पहले इसके बाद हमने ये बता दिया, उसके बाद लिखा था हमारा क्या बताना है, उसके बाद हमें भूस्खलन क्या, मतलब मूल प्रसंग जिसके बारे में हम बात करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो भूस्खलन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। भूस्खलन का तात्पर्य चट्टानों, मलबे अथवा मिट्टी का पर्वतों की ढलान से नीचे की ओर बड़ी मात्रा में संचालन से है। ठीक है, इसमें गुरुत्व के कारण ढाल के सहारे सैल, मिट्टी और वनस्पति का तेजी से प्रभाव होता है। इसके कारणों से में ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप और वर्षा प्रमुख हैं। ठीक है, अब हमने ये बता दिया कि भूस्खलन क्या होता है और ये क्या रीजन है इसका। तो मैंने थोड़ा सा इसकी जो मूल प्रसंग है थोड़ा सा यहाँ इसको विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद मैंने और बताया
पर्वतीय ढलानों के सहारे सड़क निर्माण, खनन, अधिक पशुचारण, पशुचारण मतलब होता है पशु चराना, ठीक है, पशुचारण, निर्वनीकरण, निर्वनीकरण मतलब वनों का कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति मतलब कृषि पद्धति में वैज्ञानिक का प्रयोग नहीं करना, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। भवन निर्माण, भवन निर्माण मतलब यहाँ भवन निर्माण से मतलब है कि आप वन काट कर भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या होता है, भूस्खलन मतलब प्राकृतिक आपदा के लिए, नेचुरल डिजास्टर के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग कर देता है, ठीक है। आदि से भूस्खलन में मदद मिलती है। यह क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है और अचानक से घटित होती है। मतलब धीरे धीरे संपन्न मतलब होती है ये थोड़ा सा होता रहेगा, उसके बाद अचानक से ये चीज़ घटित हो जाएगी। तो ठीक है, ये हमने आपको बताया भूस्खलन क्या होता है और उसका थोड़ा सा मूल प्रसंग का हमने थोड़ा सा यहाँ विस्तार किया। तो आपको ऐसा ही करना पड़े, पहले आपने भूस्खलन बता दिया, फिर उसके बाद आपने इसका यहाँ पर विस्तार कर दिया। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, भूस्खलन का तात्पर्य चट्टानों, मलबे अथवा मिट्टी का पर्वतों की ढलान से नीचे की ओर बड़ी मात्रा में संचालन से। इसमें गुरुत्व के कारण ढाल के सहारे सैल, मिट्टी, वनस्पति का तेजी से प्रभाव होता है। इसके कारणों में ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, वर्षा, प्रमुख पर्वतीय ढलानों के कारण सहारे सड़क निर्माण, खनन आदि, पशुचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, मानव निर्माण आदि से भूस्खलन में मदद मिलती है। यह क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है और अचानक से घटित हो जाती है। तो ये क्या था, ये हमने आपको बता दिया कि भूस्खलन क्या होता है। तो आपका लेखक पढ़ेगा, जो आपका वहाँ जांच करेगा कॉपी, तो एग्जामिनर जो देखेगा तो कहेगा जो आपने वहाँ लिखा था आपने रूपरेखा में, वो आपने यहाँ लिखा है, तो बहुत खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। अब देखिए, अब यहाँ हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हमने यहाँ कहा था मूल प्रसंग का विस्तार। आप यहाँ देखिए, अब मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और चलते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे किसकी, मूल प्रसंग का विस्तार, मतलब प्राकृतिक कारण देखेंगे, मानवजनित कारण देखेंगे, फिर प्रभाव देखेंगे, फिर रोकथाम देखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो आप मुझे यस का कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया था, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, अब इसमें हम बताएंगे कि भैया क्या कारण है, मतलब क्या कारण है। सबसे पहले प्राकृतिक कारण बताएंगे। अब इसमें हमने सबसे पहले मानवजनित कारण बता दिए, प्राकृतिक कारण मैंने बाद में बताया। देखिए मानवजनित कारण क्या है, देखो देखिए, मानव द्वारा प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का अधिक दोहन, जंगलों के कटाव, सड़कों के निर्माण हेतु विस्फोटकों का प्रयोग आदि। आपने देखा हो कि पत्थरों को तोड़ा जाता है विस्फोटकों के माध्यम से, तो वो भी क्या होता है, पूरी एरिया को क्या करते हैं, वो कंपन पैदा करते थे। जो चट्टानें होती हैं उनमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, वो भी कारण बन जाता है किसका, आपका भूस्खलन का, ठीक है। आदि से प्रकृति से जुड़ी हुई शांति अनायास ही विचलित हो जाती है। अनायास का मतलब होता है ऐसे ही, मतलब अनावश्यक रूप से है यहाँ पर, ठीक है। अनायास का मतलब यहाँ अनावश्यक रूप से, अनायास ही विचलित हो जाती है, जिसने भूस्खलन की समस्या को और गंभीर बना दिया है, जो मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती है, ठीक है। तो ये बताया कि मानव जीवन के लिए मानव के द्वारा ही निर्मित किया जा रहा है और मानव के लिए ये गंभीर चुनौती बना है। फिर इसके बाद और थोड़ा सा इसमें आप बताया आपके कारण दूसरे, जो आपने बताया था, मैंने कौन सा कारण बताया था, इसके बाद बताया था प्राकृतिक कारण। देखो प्राकृतिक कारण, भूस्खलन के कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें प्रथम प्राकृतिक कारण के अंतर्गत भूकंप, बादलों के फटने से अतिवृष्टि, चट्टानों में पानी जमा होना, दरारों में बर्फ जमना है। मतलब ये आपके हो गए प्राकृतिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गए आपके प्राकृतिक, ये हो गए प्राकृतिक, ये हो गए मानव जनित, सॉरी यहाँ आपको एक मिनट रुकना, हाँ ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मानव जनित, ये हो गया आपका मानव जनित, और ये आपका क्या हो गया, ये वाले जो हो गए, ये हो गया आपका प्राकृतिक, क्या हो गया, प्राकृतिक कारण, ठीक है। ये मानव जनित कारण और ये प्राकृतिक जनित कारण, ठीक है। दोनों को हमने यहीं पर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है कि 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो आप कितना लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें हमने क्या बताया है, अब इसमें हमने बताना था कि इसके प्रभाव तो बताने ही होंगे, कि सबसे पहले हमने कारण बताए। अब इसके बाद हम इसमें हमने कारण किस प्रकार के बताए, एक मानव जनित कारण बताया, फिर एक प्राकृतिक कारण बताया। अब इसमें हम बताएंगे कि इसमें प्रभाव क्या रहेंगे। देखो भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे बाढ़ आने की सदैव आशंका बनी रहती है, ठीक है। जब बाढ़ में क्या होगा, नदी का जलवाह रुक जाएगा, तो क्या होगा, एक जल बढ़ता रहेगा, तो आसपास के गांव क्षेत्रों में फैलने चालू हो जाएगा, ठीक है। तो भूस्खलन रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर देते हैं,
पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन मार्गों को बाधित, मतलब जहाँ पर्वत टूट जाता है, आपने देखा हो जहाँ पर्वतीय इलाके होते हैं अगर भूस्खलन होता है तो वहाँ क्या होता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो वहाँ मार्ग में भी बाधा हो, यही सब रीजन है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा प्रभाव। पश्चिमी घाट 2 बार लिख गया, इस बार एक बार कर देता हूँ। पश्चिमी घाट में वर्ष में 300 से अधिक भूस्खलन घटनाएं होती हैं, तो ये भी दे देना आप रीजन। कभी कभी भूस्खलन इतना प्रभावी हो जाता है कि अपने मलबे में कई गाँव को नष्ट, गाँवों को यहाँ नष्ट नहीं है, को समेट लेता है, ठीक है, कई गाँवों को समेट लेता है। वर्ष 2009 में पिथौरागढ़ क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 3 गांव नष्ट हो गए थे, तो इसमें हमने रीजन दिया, ठीक है, यहाँ हमने ये भी बताया, एक उदाहरण भी दे दिया कि 2009 में क्या हुआ, भूस्खलन हुआ था और उसमें क्या हुआ, 3 गांव नष्ट हो गए थे, तो ये हमने पूरा रीजन दे दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमने ये भी बता दिया, डाटा दे दिया थोड़ा सा, पश्चिमी घाट में 2 बार लिख गया, ये ध्यान रखना है, और यह नष्ट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में 300 से अधिक लोग क्या हो गया था, भूस्खलन में की घटनाएं हर वर्ष घटित होती हैं, तो ये हमने क्या दे दिया, एक प्रभाव बता दिया कि इस भूस्खलन के प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे। अब इसमें हम बताएंगे रोकथाम, हमें रोकथाम के बारे में बात करनी है। आप सोच रहे हो यहाँ ज़्यादा बर्ड्स हो रहे हैं, तो आप इसको संक्षिप्त में कर सकते हैं, आपको अच्छा सा डाटा मिल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, निवारण कैसे, भूस्खलन के निवारण के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रयास किए जाए, इसमें बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं, मैंने केवल 5 ही प्रयास लिखे, बहुत अच्छे लगे। देखो, संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके विकास कार्य निर्धारित करना चाहिए, मतलब जो संवेदनशील, मतलब जहाँ ज़्यादा आशंका है भूस्खलन की, उनको चिन्हित करना चाहिए और विकास का जो कार्य है उसको अच्छे से निर्धारित करना चाहिए, ठीक, इसका अर्थ ये है। इसके बाद जल संग्रहण करने वाले वृक्षों झाड़ियों का बंजर भूमि पर रोपण करना चाहिए, क्योंकि बंजर भूमि हो गई, वहाँ अगर पानी को बहाव, पानी जो मतलब कह सकते हैं वृक्ष जो पानी को रखते हैं, संचरण कर लेते हैं, उन ऐसे वृक्षों को क्या करना चाहिए, झाड़ियों को बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं, संभावित भूस्खलन वाले क्षेत्रों में फलदार वृक्षों को लगाना चाहिए। इसके बाद लिखा है सड़क निर्माण के लिए कम से कम विस्फोटक पदार्थों का निर्माण का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जब हम विस्फोट करते हैं तो पर्वतों को तोड़ते हैं, तो सड़क निर्माण के लिए काम आता है, क्योंकि बीच में जगह बनानी होती है, तो पर्वत को हम विस्फोटक के माध्यम से ही तोड़ते हैं, तो उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट, विद्यालयों के जरिए लोगों को आपदा, ये पूरा जुड़ा हुआ है, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब आपदा से, मतलब जहां आपदा से निपटने के लिए क्या क्या कारण, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसकी विद्यालयों में प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ क्या हो गए, आपके निवारण हो गए सरकारी तरीके से और गैर सरकारी दोनों तौर से, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष पे, ये है निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, निष्कर्षतः प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को अवश्य रूप से यहाँ लिखना है, अवश्य रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। अवश्य रूप से यहाँ ये लिखना है, अवश्य रूप से, ठीक है, अवश्य रूप से कम किया जा सकता है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि आपदा प्रबंधन की दिशा में किए जाने वाले कार्यों से पूर्व तैयारी, बचाव, राहत एवं पुनर्वास, 2 बार लग गया है, पुनर्वास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो देखिए ये आपका निष्कर्ष हो गया। अब मैंने ये पूरा आपको बता दिया है, ठीक है, ये निष्कर्ष आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इसके बाद यहाँ आप देखिए, ये आपका प्रकार हमने यहाँ आपको बता दिया कि कैसे इसको रोकथाम करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, इसके बाद मैंने इसके कारण बताया आपको, फिर इसके बाद मैंने आपको इसको बताया कि भूस्खलन क्या होता है, फिर इसके बाद में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भूमिका आपकी तैयार की थी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया भूस्खलन समस्या समाधान, ठीक है। भूस्खलन समस्या समाधान बहुत बेहतरीन आपको डिस्कस किया है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करके जरूर जाइएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक करके जाइएगा, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।